यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश। दोस्तों आज की इस वीडियो की तो स्टार्टिंग गाने से हुई है, तो आपको बताना चाहता हूं कि आज हम कक्षा 9 का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है व्रत। जी हाँ, आज हम व्रत स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग, जितने भी लोग हैं, पीछे वाले वीडियोस देखे हो ना देखे हो, इसको जरूर पढ़ लो, क्योंकि ये चैप्टर पीछे से किसी भी चैप्टर से रिलेट नहीं करेगा, ठीक ना। क्योंकि सर्कल है, जो पढ़ाऊंगा सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है ना। तो ये वीडियो होगी आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसके अंदर हम काफी चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, क्योंकि ये आपका क्या होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो बनेगा। क्या बनेगा ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो बनने वाला है। क्या बनेगा बेटा, इंट्रोडक्शन वीडियो। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक शायरी है, मोटिवेशनल शायरी है कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। तो मंजिल नहीं कारवां बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, और जज्बा रखो कुछ जीतने का, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बेटा देख सकते हैं आप इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि मैं हमेशा अपना तरीका अपनाता हूं, ये यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं पॉइंट्स, इन्हीं पॉइंट्स को हमें पढ़ना है। पहला पॉइंट, व्रत क्या होता है, व्रत से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं, उनको भी सीखेंगे। जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, उसके बारे में जानेंगे। और केंद्र से जीवा पर लंब, उसके बारे में जानेंगे। और समान जीवाएं, उनकी केंद्र से दूरियां, उसको जानेंगे। और वृत्त की चाप से और एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, उसको जानेंगे। और चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है वो जानेंगे। और इसके बाद इसमें कुछ प्रमेय है, उनके बारे में भी हमें क्या करना है, जानना है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आता है आपके पास, क्या है, व्रत। सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि ये व्रत क्या होता है। बेटा व्रत को इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। अब ये तो कोई बात ना हुई सर जी, इसकी डेफिनेशन बताइए। तो चलिए व्रत क्या होता है, तो व्रत क्या निर्माण कैसे होता है, कोई बताएगा। आप तो जानते हो कि व्रत ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दो, व्रत हो गया। तो एक वृत्त को खींचने के लिए कम से कम एक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और एक पॉइंट के साथ साथ एक हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, और उसके द्वारा हम वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। तो जो वृत्त की परिभाषा होती है वो ये होती है कि एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह, क्या, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थित दूरी पर या एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। इसमें यह कह रहा है कि एक वृत्त के तल पर, एक जो वृत्त होगा उसके तल पर किसी एक बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का जो समूह होता है वो एक वृत्त का निर्माण करता है। मतलब कि अगर आपके पास एक ये पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया और इसके चारों तरफ मैंने ये ऐसे खींच दिया, ये तो ये इसके दूरी, सारे पॉइंट जो इस सर्कल पर दिख रहे हैं ये इस पॉइंट से समान दूरी पर हैं, तो जिसकी वजह से एक सर्कल का निर्माण हो जाता है। तो आइए सर्कल को हम यूज कर लेते हैं यहां से। तो ये देखिए आपके सामने मैंने एक सर्कल ड्रा कर दिया, ये है सर्कल। सर्कल जो होता है उसका एक सेंटर भी होता है, तो एक सेंटर बना देते हैं। अब जब सर्कल आ ही चुका है तो आप तो सर्कल जानेंगे सर्कल क्या होता है। सर्कल में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम वृत्त से संबंधित परिभाषाओं के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो जब हम दूसरे पार्ट पे पहुंचते हैं कि वृत्त से संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं उसमें सबसे पहला पार्ट ये आता है। तो आप जानेंगे वृत्त क्या होता है, तो किसी एक बिंदु से, किसी भी तल पर एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। तो आप देख सकते हो, तो इस पॉइंट से ये सर्कल पर जो पॉइंट है सभी समान दूरी पर हैं, तो इस तरह से एक वृत्त का निर्माण हो जाता है। तो एक तल पर वृत्त सभी बिंदुओं का समूह,
एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित होते हैं, उन सभी को क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। तो आप जान सकते हो यहाँ पे ये वृत्त का केंद्र O है। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट कोई है, एक पॉइंट यहाँ पर देखो है, और उसके बाद और भी पॉइंट्स इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं, ये है, ये है, ये सभी जो दूरियां दिख रही हैं, ये सब समान दूरी पर हैं, तो जिसकी वजह से ये एक वृत्त का निर्माण हो जाता है। ओके, आप जान गए ना वृत्त क्या होता है। अब वृत्त से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं, तो आइए अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं, वृत्त से संबंधित परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। वृत्त से संबंधित परिभाषाओं के बारे में अब जान लेते हैं। तो इसको हटा, ये क्या हो रहा भाई? वृत्त से संबंधित परिभाषाएं, तो आप आते हैं दूसरे नंबर पर परिभाषाएं। परिभाषाएं से आप समझ जाओगे कि क्या होता है। आइए अब वृत्त से संबंधित परिभाषाएं आती हैं, तो सबसे पहले आपके सामने जो परिभाषा आती है वो होता है केंद्र। क्या होता है? केंद्र। पहली जो परिभाषा होगी वो होगी केंद्र की। तो केंद्र मैंने बताया ना कि सर्कल जो मिडिल पॉइंट होता है, सर्कल का एकदम मुख्य बिंदु, वो केंद्र कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जो स्थिर बिंदु, मैंने बताया ना अभी अभी कि कभी भी जब एक सर्कल बनाते हैं, जब एक हम सर्कल बनाते हैं तो सर्कल पर एक स्थिर बिंदु होता है। तो मान लो यहाँ पर एक स्थिर बिंदु ये है, तो स्थिर बिंदु से जो सब दूरियां होती हैं, वो जो स्थिर बिंदु होता है उसी को केंद्र कहा जाता है। तो ये जो आपका है O, इसे केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको केंद्र की परिभाषा तो पता चल चुकी। ओके, अगला पॉइंट आपके पास आता है त्रिज्या। अब दूसरा पॉइंट आप जान लो कि त्रिज्या क्या होती है। तो देखिए अब त्रिज्या के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो देखिए त्रिज्या, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस। इसको इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है। तो रेडियस क्या होता है? स्थिर बिंदु से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है। स्थिर बिंदु से, आप देख पा रहे हो ये स्थिर बिंदु है, तो स्थिर बिंदु से वृत्त के किसी भी पार्ट को मैं टच करवा दूंगा इस तरह से, तो कहीं पर भी टच कर दे, ये कोई वो नहीं है, कहीं पर भी आप टच करवा दो तो जो दूरी होगी वो रेडियस कहलाएगी। और रेडियस को हम आर लिखते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल भी। बात क्लियर हुई? ये रेडियस जो कि आप जानते हो। अब एक सर्कल के अंदर रेडियस की बात कर ली जाए तो एक सर्कल के अंदर जो त्रिज्या होती है वो बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि मैंने ऐसे खींचा, मैं ऊपर भी ऐसे खींच सकता हूँ, इधर भी खींच सकता हूँ, इधर भी, ये सभी रेडियस होते हैं। ओके, रेडियस के बाद आता है त्रिज्या, मतलब त्रिज्या। अब त्रिज्या के बाद इसमें कुछ चीजें और होती हैं, अभ्यंतर, वृत्त और बहिर्भाग। तो आइए इसमें कुछ चीजें और भी होती हैं, इसको हटा देता हूं मैं। आइए इसमें तीन चीजें होती हैं, एक सर्कल के अंदर तीन चीजें होती हैं। तो एक सर्कल के अंदर अभ्यंतर किसे बोलते हैं? अभ्यंतर। और वृत्त किसे बोलते हैं? और वृत्त के बाद बहिर्भाग क्या होता है? इन तीनों के बारे में भी जानना है। बहिर्भाग, तो बेटा देखो अभ्यंतर मतलब होता है अंदर वाला, तो जो अंदर वाला पार्ट इसका होता है उसे अभ्यंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जो अंदर होता है तो इसको बोलते हैं बेटा अभ्यंतर। क्या बोलेंगे? अभ्यंतर। जो ये वृत्त होता है, इस वृत्त को ही, इसे ये जो बना है इसे वृत्त ही बोलते हैं। और उसके बाद बहिर्भाग, बहिर्भाग जो बाहर वाला इसका भाग हिस्सा होता है उसे बोलते हैं बेटा बहिर्भाग। क्या बोलते हैं? बहिर्भाग। कोई दिक्कत? इंटीरियर, एक्सटीरियर सर्कल, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आइए अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट आता है बेटा जीवा, इसको भी हटा दूं। अब आते हैं जीवा क्या होता है। अब देखो जीवा के बारे में भी आप जान लो, जीवा क्या होता है। जीवा भी बहुत आसान चीज होती है। जीवा को इंग्लिश में बेटा कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। अब कॉर्ड बोलते हैं जीवा को इंग्लिश में, ठीक है। अब देखो एक सर्कल के अंदर जो रेडियस होती है, एक सर्कल के अंदर सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है सर्कल पे और एक पॉइंट यहाँ पर है, उनको मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है उसे जीवा कहते हैं। यानी कि सर्कल के किन्हीं दो या सर्कल पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। तो देखो सर्कल है, सर्कल के दो पॉइंट्स को मिला दिए तो ये क्या होगा? एक जीवा हो गया। अगर मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया होता, मैं ये मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक पॉइंट है तो और यही एक पॉइंट है, तो इसको मिला दूंगा तो ये जो बन गया ये भी एक जीवा हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ ना कि जीवा क्या होती है? सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिला दो वो जीवा कहलाती है। वो कोई दिक्कत? अब बात आती है एक सर्कल के अंदर कितने जीवाएं खींच सकते हैं बेटा? तो एक सर्कल के अंदर हम अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। जैसे एक सर्कल के अंदर अनंत रेडियस, क्योंकि अगर मैंने ऐसे बना दिया ये, तो देखो ये सर्कल, ये हो गई रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो देखो एक सर्कल के अंदर कितनी रेडियस? तो अनंत रेडियस, ठीक है ना, अनंत त्रिज्या। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, क्या हो रहा है भाई, इसको हटा रहा हूं फिर भी खुल जा रहा है। उसके बाद अगला आता है, इसमें एक सर्कल के अंदर कितनी जीवा खींच सकते हैं? देखो ये मैंने मिला दिया, ये भी जीवा ही है, ये मैंने मिला दिया, ये भी जीवा ही है, ये मिला दिया, ये भी जीवा ही है,
ये मिला दिया मैंने, ये भी जीवा ही है, ये मिला दिया मैंने, ये भी जीवा ही है, ये मिला दिया मैंने, ये भी जीवा ही है। तो एक सर्कल के अंदर अनंत जीवा भी होती है, ठीक है। तो एक सर्कल के अंदर अनंत त्रिज्याएं होती हैं, एक सर्कल के अंदर अनंत जीवाएं होती हैं, ठीक है। ओके, अब जीवा जहां आता है तो भैया वहां पर डायमीटर भी आता है। तो आइए डायमीटर को भी जान लेते हैं कि डायमीटर क्या होता है। तो डायमीटर भी बहुत आसान चीज होती है। डायमीटर जो होता है उसे कहते हैं कि ऐसा जीवा, ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी उसे ही कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, उसे वृत्त का व्यास कहा जाता है। जैसे ध्यान से देखो, ये सर्कल का केंद्र है और इस सर्कल के केंद्र से होकर मैं एक लाइन खींच देता हूं जो इस सर्कल से होकर जा रही है। ये देखो सर्कल से हो जा रही है ना, सर्कल के सेंटर से होकर जा रही। तो जो मैंने ये पी क्यू खींच दिया, पी क्यू वो क्या है, एक वृत्त का व्यास है। मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है और मैंने ये सर्कल के सेंटर से होते हुए एक लाइन पास कर दी। एक मैंने ये देखो ये सर्कल के सेंटर से होकर एक पास कर दी, ये सर्कल के सेंटर से होते हुए एक पास कर दी। तो देखो ये सभी सर्कल के सेंटर से जा रही हैं। इसका मतलब ये सारी, मान लो ये ए बी है, ये सी डी है, ये ई एफ है। तो यहां पर जो मैंने इतनी रेखाएं खींची सभी की सभी देखो सेंटर से होकर जा रही हैं। तो एक सर्कल में कितने व्यास होते हैं? व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर बोलते हैं। व्यास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? डायमीटर बोलते हैं। व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। तो व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो एक सर्कल के अंदर कितने डायमीटर होते हैं बेटा? तो एक सर्कल के अंदर अनंत व्यास होंगे, अनंत त्रिज्याएं होंगी, अनंत जीवा होंगी। और जीवा ऐसी जीवा जो कि वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे ही व्यास कहा जाता है। सिंपल है। तो एक प्रकार से जो हमारी व्यास होती है वो जीवा ही होती है। लेकिन यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का क्या नाम है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वही होगी जो केंद्र से होकर जाएगी, और जो केंद्र से होकर जाती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। देखो ध्यान से, मान लो ये सर्कल है, ये सेंटर है। अगर मैं यहां से खींचूंगा तो जीवा तो है लेकिन छोटी, और आगे आओगे और बड़ी, और आगे आओगे और बड़ी, और आगे आओगे और बड़ी। लेकिन जैसे ही तुम सेंटर से खींच दोगे तो वो सबसे बड़ी होगी। फिर नीचे आओगे तो अब छोटा होना शुरू हो जाएगी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर सबसे छोटी। तो एक सर्कल के अंदर सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है, और व्यास एक वृत्त के अंदर अनंत खींचे जा सकते हैं। इस बात को भी याद रखोगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। अब देखो यहां पर एक रिलेशन भी आप याद रखना कि जो रेडियस होता है, एक सर्कल का जो रेडियस होता है, देखो ये सर्कल का रेडियस हो गया, ठीक है ना, ये रेडियस है। और मैं अगर सर्कल को रेडियस को इधर ही मिला दूं तो यहां से इधर वाला भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। लेकिन अभी मैंने बताया कि जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है वो व्यास भी होता है। इस प्रकार से मैं इसको डी भी कह सकता हूं ना, व्यास मतलब डी, डायमीटर। तो यहां तुमने क्या देखा कि जो डी होता है वो रेडियस का डबल के बराबर होता है, यानी जितनी भी रेडियस होगी उसका डबल कर दो तो डायमीटर आ जाता है। ये सब कुछ आप पढ़े भी हो पिछली भी क्लास में, लेकिन मैंने वहां फिर से बता दिया, ठीक है ना। ओके, अब ये भी आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं आगे, अगली परिभाषा देख लेते हैं क्या है इसमें। हाँ, अब अगला देखो, यहां पर कुछ बातें याद रखना है आपको। पहली बात ये कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है, और सभी व्यासों की लंबाई हमेशा बराबर होती है, और व्यास की लंबाई त्रिज्या की 2 गुनी होती है। पहला पॉइंट, व्यास सबसे बड़ा होता है, और व्यास जितने भी होंगे एक वृत्त के अंदर वो सभी व्यास आपस में बराबर होंगे, लेंथ बराबर होगी। और एक वृत्त के अंदर जो जीवाएं होती है वो भी अनंत होती हैं, इस बात को भी आपको याद रखना है। और उसके बाद मैंने अभी सबसे बड़ी बात बताई कि जो एक वृत्त होता है उसमें जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, वो रेडियस का त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये रेडियस होती है, इसको डबल इधर भी दे तो रेडियस हो गया। तो जो रेडियस होता है वो आधा होता है व्यास का, या यूं कह लो कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, 2 गुना होता है, ठीक है। ओके, अब आते हैं अगला पॉइंट, चाप। अब अगला देखो चाप क्या होता है, इसको भी जान लो बेटा। चाप को अंग्रेजी में आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क बोला जाता है इसको अंग्रेजी में। चाप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। तो आप तो जानते हो ना, चाप ऐसे धाए से मारते थे, नहीं मारते थे चाप धाए से चित्र बनाने के लिए। तो अभी मिलेगा आपको, इस क्लास में भी मिलेगा चाप को धाए से मारने के लिए। तो चलिए चाप को देख लेते हैं। चाप जब हम ऐसे रख करके ऐसे मारते हैं ना, ये तो ये चाप होता है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी कि जो चाप होता है किसी भी वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा, किसी भी वृत्त का जो छोटा सा टुकड़ा होता है वो चाप कहलाता है। जैसा हमारे पास ये वृत्त होता है पूरा, अब मैं अगर इस वृत्त से इतना पार्ट कट कर लूं, इतना मैंने यहाँ पर रख के ये पूरा ना लगाने की वजह से मैंने सिर्फ इतना लगा दिया, अगर मैं इसको पूरा घुमा दूंगा तो ये वृत्त बन जाएगा।
तो वृत्त का एक छोटा सा जो भाग होता है वही क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो इसकी परिभाषा आप इस तरह से भी कह सकते हो कि दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के एक भाग को आर्क या चाप कहते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना कि एक जो वृत्त होता है उसके एक छोटे से भाग को या वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं, कोई वृत्त है, वृत्त पर मान लो ये दो बिंदु मैंने ले लिया, तो ये जो पार्ट आ गया ये एक वृत्त का आर्क कहलाएगा। दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी होती है किसी भी वृत्त में, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, देखो ये वृत्त है ना, तो वृत्त के दो बिंदु मैंने ले लिए, एक बिंदु आप देख सकते हो ये ए है, एक बी है, तो ये जो लगाया गया ये आर्क कहलाएगा। और बेटा याद रखना कि जो चाप होता है, चाप को प्रदर्शित किस तरह से करते हैं तो इसको प्रदर्शित ऐसे किया जाता है, ये अगर मुझे चाप ए बी लिखना होगा, क्या लिखना होगा, चाप ए बी, तो चाप ए बी इस तरह लिखने से अच्छा है आप इस तरह लिख दो, सही दोनों है लेकिन इस तरह आप लिख दो, ये भी सही है, ठीक है, बात क्लियर हुई। तो चाप का साइन भी आपको याद रखना कि इस तरह जो बनता है ये चाप का साइन होता है, ओके, कोई दिक्कत, ओके। अब इसके बाद एक चीज और भी आपको याद रखना है कि जब हम चाप लगाते हैं तो एक वृत्त के अंदर चाप दो तरह से हो सकते हैं, एक वृत्त में जो चाप होंगे वो दो तरह से हो सकते हैं। देखो जो ये वृत्त होता है, अगर मान लो कि इस वृत्त का एक छोटा सा पार्ट यहां से लेकर यहां तक लगाया गया, ये ठीक है ना, तो ये वृत्त का एक छोटा सा पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, वृत्त का एक छोटा सा पार्ट हो गया। तो जो चाप होते हैं उसके दो कैटेगराइज हो जाते हैं, जो चाप होता है वो दो तरह के हो जाते हैं, एक हो जाता है लघु चाप यानी छोटा सा पार्ट जो होता है उसे लघु चाप, और एक होता है दीर्घ चाप। दीर्घ चाप उसे कहा जाएगा जो बड़ा वाला चाप होता है, दीर्घ चाप। तो देखो इसमें अगर देखोगे तो एक प्रकार से ये भी चाप ही है, और यहाँ पर इतना बड़ा चाप लगा दिए तो ये भी एक चाप ही है। तो जो छोटा चाप होता है उसे लघु चाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लघु चाप, और जो बड़ा चाप होता है उसे दीर्घ चाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, दीर्घ चाप। देखो ना यहाँ पर मैंने लिख दिया दीर्घ चाप। तो अब तो ये बात क्लियर हो गई कि एक वृत्त के अंदर जो छोटा सा चाप होगा उसे लघु चाप, बड़े वाले चाप को बड़ा चाप बोलते हैं यानी दीर्घ चाप बोलते हैं। बताओ ये चीज क्लियर हुई, ओके। चलो ये देखो मैंने ये लगा दिया एक इतना बड़ा और एक लगा दिया इतना बड़ा, तो मुझे बताओ थोड़ा सा उसी के बराबर दिखना चाहिए। मान लो मैंने कट करके आधा पार्ट, ये एक पार्ट हो गया, और इसी का जो नीचे वाला पार्ट है उसको मैंने कट करके यहाँ पे रख दिया नीचे, जी। तब आप ध्यान से देख सकते हो ये बड़ा है इसलिए इसको दीर्घ चाप बोला जाएगा। क्या बोलेंगे बेटा इसको, दीर्घ चाप, और ये छोटा सा चाप है उसे बोलेंगे लघु चाप। क्या बोलेंगे, लघु चाप। ये सब याद रखना, अभी काम पड़ेगा क्वेश्चंस जब करेंगे, ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला आता है जो पॉइंट, उसका क्या नाम है, अर्धवृत्त। इसको हटा देते हैं। अब आते हैं अर्धवृत्त क्या होता है। अब देखो अर्धवृत्त क्या होता है बेटा, अर्धवृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। अर्धवृत्त उसे बोलते हैं कि आधा, साफ साफ नाम से स्पष्ट है, अर्ध मतलब आधा, वृत्त मतलब वृत्त। तो वृत्त का जो आधा पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, तो इसको भी जान लो कि जब दो चाप, लघु चाप और दीर्घ चाप, दोनों की लंबाई बराबर होती है तो प्रत्येक चाप को अर्धचाप कहा जाता है। देखो कंडीशन कभी कभी ऐसी भी हो सकती है कि जो चाप यहां से लगाया जा रहा है वो इधर भी उतना ही बड़ा है, यहां से जो नीचे वाला लगाया गया है वो भी उतना ही बड़ा है। तो इस सिचुएशन में दोनों चाप बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अर्धवृत्त। तो यहां पर मान लो ये त्रिज्या थी, मतलब रेडियस है, और ये हमने सर्कल घुमा दिया, ये तो ये जो बन गया ये आधा चाप है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। और ये नीचे वाले को मैं कलरफुल बना देता हूं, ये तो आप देख सकते हो ये दोनों चाप बराबर हैं, है ना। ये क्या है, इसका वृत्त का केंद्र है, और ये बन गया चाप। तो ये भी चाप है, ये भी चाप। तो इस सिचुएशन में दोनों बराबर चाप दिख रहे हैं, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। तो इसको हम लघु और दीर्घ नहीं बोल सकते। तो ऐसी सिचुएशन में जो आधा बनता है उसे अर्धवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अर्धवृत्त। तो आप जानते हैं अर्धवृत्त उसे बोलते हैं, वृत्त का आधा जो भाग होता है उसे वृत्त का क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं उसको, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, बात क्लियर हुआ, ओके। अब यहाँ पर एक बात और भी याद रखना कि अगर बराबर होगा तो ऊपर वाले को भी आधा अर्धवृत्त, नीचे वाले को भी अर्धवृत्त, ओके। चलिए अब आते हैं परिधि। अब अगला जो पॉइंट आता है बेटा उसका नाम होता है परिधि। परिधि को भी जान लेते हैं कि परिधि क्या होती है। परिधि आप जानते भी होंगे, परिधि को बेटा इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंसेस। देखिए सरकमफेरेंसेस किसे बोलते हैं, तो सरकमफेरेंस उसे बोलते हैं कि वृत्त का जो ऊपरी भाग होता है,
जो ये वृत्त होता है जो बिंदुओं से मिलकर बनता है वृत्त, तो वृत्त का जो ये वाला पार्ट होता है, ये मैंने वृत्त बना दिया, तो वृत्त का जो ये वाला पार्ट कहलाता है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ना ये वाला, इसी को बोलते हैं बेटा परिधि। ये क्या होती है वृत्त की, इसे हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। अब बेटा ये जो वृत्त लिखा ये पूरे को वृत्त बोलते हैं, सर्कल का सेंटर को भी लेकर के। बात क्लियर हुई? तो परिधि किसे बोलते हैं? संपूर्ण वृत्त की लंबाई उसकी परिधि कहलाती है। तो जो वृत्त होता है उसकी जो पूरी लंबाई ना यहाँ से शुरू की ये चला गया, तो इसी को परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। कोई दिक्कत? और एक वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि जो होती है, तो इसमें परिधि बराबर वृत्त की जो परिधि होती है उसका फार्मूला होता है 2πr। ये पूरा एक वृत्त का परिधि, ठीक है ना। आधा होगा तो उसका दूसरा परिधि होता है। फिलहाल इतना ही जान लो कि जो वृत्त की परिधि होती है वो 2πr होती है, इसको भी याद रखोगे, ठीक है ना। तो परिधि भी क्लियर हो गया। ओके, अब आते हैं अगला, वृत्तखंड किसको बोलते हैं ये भी जान लो। अब आगे जान लेते हैं कि वृत्तखंड क्या होता है, इसको भी जानना जरूरी है। तो आइए जान ही लेते हैं कि वृत्तखंड क्या होता है। आइए इसको हटा देते हैं, वृत्तखंड को जानते हैं। देखो अभी हमने जाना है लघुचाप दीर्घचाप, अब जानेंगे जो उसका वृत्त का खंड होता है। तो वृत्तखंड, अगला जो पॉइंट है वो सरकम वृत्तखंड। सारे पॉइंट को मैं क्लियर करवा दे रहा हूं। तो इसको बोलते हैं सर्कल सेगमेंट। सेगमेंट मतलब खंड। तो सर्कल का जो एक छोटा सा टुकड़ा होगा उसे बोलते हैं वृत्तखंड। तो इसकी परिभाषा देखो कि जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य के क्षेत्र को या वृत्तीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है? खंड कहा जाता है या वृत्तखंड कहा जाता है। ध्यान से देखना कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है, जैसे मैंने ये एक सर्कल बना दिया, तो सर्कल का सेंटर भी होता है। अब सर्कल के सेंटर में जो वृत्त का चाप होगा, कोई भी चाप हो सकता है। मान लो ये चाप है, ये वाला, ये इतना बड़ा चाप है ना, और यहाँ पर ये त्रिज्या मिला दिया, तो इस त्रिज्या और वृत्त के जो चाप खींचा गया उसके बीच का जो क्षेत्र होता है, तो ये देखो ये वृत्त का ये क्षेत्र मिल गया, तो इसी को बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसी को? वृत्तखंड इसी को कहा जाता है। मतलब कि जब भी कोई एक त्रिज्या मिला दो, कोई भी एक मतलब कि कोई जीवा मिला दो, और जीवा के अंदर जो चाप आ जाएगा, ये देखो चाप आ गया ना, ये तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाएगा बेटा, इस क्षेत्र को ही क्या कहा जाएगा? खंड कहा जाता है, या इसी को वृत्तखंड कहा जाता है। इस बात को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहां पर भी एक कंडीशन ये बन जाती है कि जब वृत्त का खंड होता है तो वो दीर्घ वृत्तखंड भी हो सकता है, लघु वृत्तखंड भी हो सकता है। आप यहां पर देख भी सकते हो कि ये छोटा सा खंड बना है, इसलिए आप इस चाप को लघु खंड भी बोल सकते हो, लघु वृत्तखंड। क्या बोल सकते हो? लघु वृत्तखंड। और इसको क्या बोल सकते हो? ये बड़ा सा है, इस वाले से तो बड़ा है ना, इसलिए इसको हम दीर्घ वृत्तखंड भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? दीर्घ वृत्तखंड। तो इस बात को भी बेटा आप जानते रहोगे कि लघु वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। क्लियर हुआ? ओके, चलिए अब आगे आते हैं। एक फिगर में फिर से बना के समझा देता हूं। देखो जैसे ये सर्कल बना दिया, ये मैं पूछ लूं यहां पर मैंने इससे मिला दिया, ये वाला ये मिला दिया, ठीक है ना, ये सर्कल का सेंटर है, तो आप देख पाओगे एक ये वाला हमारे पास खंड बन गया, क्योंकि आप ध्यान से देख सकते हो तो ये नीचे वाला चाप है, ये जीवा है, तो ये एक खंड बन गया, तो इसको वृत्तखंड बोलेंगे। और एक ये ऊपर वाला भी आप ध्यान से देखोगे तो ये ऊपर वाला भी तो एक खंड ही है, तो ये बड़ा चाप है, इसलिए इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे इसको? दीर्घ वृत्तखंड। और ये नीचे वाला आप देख सकते हो ये छोटा सा है, इसे बोलेंगे लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। तो यहां पर आपको क्लियर हो चुका होगा कि वृत्तखंड के भी दो पार्ट होते हैं, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। चाप के भी दो पार्ट होते हैं, लघु चाप, दीर्घ चाप। ओके, क्लियर कट होगा? ओके, चलिए अब आते हैं आगे, इसको हटा देता हूं। अब इसके बाद हमको और भी चीजें हैं वो भी जानना पड़ेगा, ध्यान से देखो। अब अगला देखते हैं पॉइंट क्या पढ़ना पड़ेगा। अगला पॉइंट आपके पास आता है त्रिज्यखंड। अब आपको जानना है कि त्रिज्यखंड क्या होता है। रेडियस सेगमेंट होता है। तो देखो त्रिज्यखंड भी बहुत आसान है। त्रिज्यखंड को इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर बोलते हैं, जानते रहे ना। अब यहां पर त्रिज्याओं के द्वारा, यानी कोई भी सर्कल होगा, सर्कल का कोई भी एक सेंटर हो रहा है और इसके किन्हीं भी दो रेडियस को मिला दो, मान लो ये रेडियस मिला दी, ये रेडियस, तो दो रेडियस, दो त्रिज्या और उसके बीच का जो चाप होता है
दो रेडियस और उनके बीच का जो चाप होता है उसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है, देखो ये क्षेत्र घिर गया ना, तो उस क्षेत्र को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं उसको बेटा, त्रिज्यखंड। अब बताओ कहां पर आपको समझ में नहीं आया, त्रिज्यखंड नहीं समझ आया? तो जब दो त्रिज्याओं के बीच और उसके बीच वाला जो चाप आता है उसके द्वारा जो बना हुआ पार्ट होता है उसे हम त्रिज्यखंड बोलते कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड भी दो तरह से हो सकता है, एक छोटा सा पार्ट बनेगा, एक बड़ा सा। तो आप ध्यान से देख सकते हो यहां पर ये छोटा सा पार्ट है, इसलिए हम इसे बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे इसको? लघु त्रिज्यखंड। और ऊपर वाला देखो ये जो बना हुआ ये इतना बड़ा सा, क्योंकि ये भी तो देखो ना, ध्यान से देखोगे तो ये दो रेडियस है और ये वाला चाप ले लो तो ये एक प्रकार से बड़ा चाप बना है, तो इसका मतलब इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे इसको? दीर्घ त्रिज्यखंड। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ चाप क्या होता है, लघु चाप क्या होता है, और यहां पर मैंने दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है और लघु त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्याओं, दो त्रिज्याएं ले लो और उसके बीच में जो भी हमारे पास सर्कल का पार्ट आ जाएगा, चाप, वो तो उससे जो घिरा हुआ पार्ट होता है वो हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। ओके, चलिए अब आगे आते हैं। आइए अब आगे चीज सीखते हैं। आगे क्या है? अब अगला पॉइंट आता है जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। जीवा द्वारा एक वृत्त पर अंतरित कोण। चलिए जान लेते हैं जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण क्या होता है। तो देखो अगला पॉइंट हमारे पास अब आता है कि जीवा द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण। अब इसको पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ चुके, अब इसको पढ़ेंगे। तो जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। तो चलिए देखते हैं एक जीवा द्वारा एक उसमें अंतरित कोण, उसके बारे में क्या कह रहा ख्याल है। तो चलिए एक हम वृत्त बनाते हैं पहले। ये आप देख सकते हो एक वृत्त है, जो वृत्त होता है उसका सेंटर भी होता है। मान लो कोई भी एक हमारे पास पॉइंट है सर्कल पर, ये ए, और एक पॉइंट यहां पर है जिसका नाम है बी, ठीक है ना। तो ए और बी के द्वारा मैं ये सेंटर ओ पर एक कोण बनाऊंगा, ओ पर, ये मैंने बना दिया, ये बन गया। तो जो सर्कल के सेंटर पर बनता है केंद्र, और उसी सर्कल के उसी पॉइंट से हम सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एक वृत्त बनाएंगे। सर्कल के किसी भी पॉइंट पर मैं एक जो है कि नहीं कोण अंतरित कर देता हूं। तो मान लो इसका नाम AC है, तो आपके द्वारा यहां पर भी कोण बना। तो आप ध्यान समझना कि किसी भी चाप द्वारा, तो आप ध्यान से देखोगे यही वाला चाप जो आप दिख रहे हैं, ये वाला चाप, इस चाप के द्वारा ये केंद्र पर बना दिया गया कोण, और फिर इसी चाप द्वारा ये सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण जो होता है ये बना दिया गया। तो याद रखना कि ये वाला जो एंगल होता है, जब चाप सेम हो तो केंद्र पर बने कोण, और चाप द्वारा ही किसी भी वृत्त के किसी भी क्षेत्र पर बना हुआ जो कोण होता है उसका ये वाला डबल होता है। यानी अगर मैं कह दूं ये वाला x डिग्री है तो ये वाला 2x डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर हुई? मतलब अगर मैं कह दूं ये वाला हमारा 30 डिग्री है तो ये डबल होगा, मतलब कि ये वाला आपका 60 डिग्री हो जाएगा। बताओ किसको नहीं समझ में आई ये बात कि किसी भी वृत्त के केंद्र द्वारा किसी भी वृत्त के किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, और उसी चाप द्वारा वृत्त के किसी भी या वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। इस बात को याद रखोगे। चलो आते हैं एक बार फिर से इसको हटा करके एक फिगर और समझाते हैं। मान लो ये आपके पास सर्कल है, ये आपके पास सर्कल मैंने दे दिया, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पर सेंटर ले लिया, और ये मैंने एक वृत्त बनाया, और ये मैंने यहाँ पर ये सेंटर से भी होकर क्रॉस करवा दिया। अब मैंने कह दिया कि ये वाला आपका जो एंगल है वो 40 डिग्री है, ठीक है ना, और ये O है, ये मैंने कह दिया ये P है, ये Q है। तो आप ध्यान से देखो बेटा कि जो ये वाला आप आर्क देख पा रहे हो, ये वाला आर्क, इसी आर्क द्वारा देखो ये केंद्र पर बना कोण, और फिर इसी आर्क द्वारा देखो वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वृत्त वाला जो केंद्र है वो हमेशा बड़ा एंगल होता है। इसका मतलब ये 40 है तो ये वाला इसका डबल होगा, मतलब ये वाला आपका 80 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से आपको एक बात याद रखना है बेटा, बात ये है, इस बात को आपको याद रखना है। क्या बात को याद रखना है? मैं बताता हूं क्या याद रखना है। बात ये याद रखना है कि मान लो, अब इसको हटा देता हूं, ये क्या बन रहा है। अब आपको ये याद रखना है कि मान लो एक ये सर्कल है, ठीक है ना, और ये सर्कल का केंद्र है यहां पर जो कि O है,
ये मैंने एक रेडियस यहाँ मिला दिया और एक रेडियस यहाँ मिला दिया। ये मान लो आपका ए है, ये बी है, और इसी के द्वारा मैंने ये सर्कल के केंद्र पर कहीं पर भी एक एंगल बना दिया, ये ठीक है ना। अब यहाँ पर इस एंगल को यानी एंगल ए ओ बी, एंगल जो ए ओ बी बनेगा वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा, इसका भी कुछ नाम देते हैं सी, एंगल टू एंगल ए सी बी के। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए, आप दिमाग में इस चीज को एकदम से रख लीजिए, क्योंकि ये चीज जरूरत पड़ेगी। तो एक सर्कल के केंद्र द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, किसी चाप द्वारा सर्कल केंद्र पर अंतरित कोण, और उसी चाप द्वारा सर्कल के या वृत्त के किसी भी शेष भाग पर अंतरित कोण का हमेशा वो 2 गुना होता है। इस बात को आपको याद रहना चाहिए, इसको हमेशा दिमाग में बैठा लो इस बात को। अगर ये दिमाग में बैठ जाएगी तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी, वरना फिर कठिन तो है ही। बताइए यहां तक कोई दिक्कत हुआ क्या? क्या आपको ये बात क्लियर नहीं हुई? क्लियर हो चुकी ना? चलिए अब आते हैं आगे, हटा दूं इसको तो इस बात को जानते रहोगे। चलिए अब आते हैं आगे, इसको भी हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। अब अगला पॉइंट आपके पास आता है केंद्र से जीवा पर लंब। केंद्र से जीवा पर लंब, कोई भी केंद्र है, यानी कि एक वृत्त आपको बनाना पड़ेगा और उस वृत्त के केंद्र से, उस वृत्त के केंद्र से, तो मान लो इसका केंद्र कोई है, ये कोई जीवा पर, मान लो ये जीवा हमारी ये खींच दी है, ये मैंने जीवा खींच दी, मान लो ये पी है और ये क्यू है। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब, तो ये मान लो वृत्त का केंद्र था, ओ मान लेते हैं इसको, उससे जीवा पर लंब खींचना है, तो ये मैंने जीवा पर लंब खींच दिया, नीचे तक भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम जीवा पर लंब खींचते हैं तो यहां से कुछ कंडीशन बनती हैं। ये लंब है, इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं एम। तो इस सिचुएशन में याद रखना कि कभी भी किसी भी वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर लंब खींचोगे तो हमेशा वो जो लंब खींचोगे वो जीवा पर लंब भी होगा और साथ में जीवा को आधा आधा भी करेगा, समद्विभाजित भी करता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि 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 ओ एम क्या है, लंब होगा किस पर, पी क्यू पर, तब आप ये कह सकते हो कि आपका जो पीएम होगा, पीएम वो बराबर हो जाएगा एम क्यू के। ठीक है, इसी बात को मैं समझाना चाहता हूं, ठीक है ना, कि कभी भी वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर लंब खींचा जाएगा तो वो जीवा समद्विभाजित भी हो जाता है बराबर बराबर। अगर मैं कह देता ये जीवा की लंबाई पूरी 10 होती, मान लो ये जीवा जो खींचे थे ये 10 मीटर का जीवा होता, तब ये 5-5 मीटर का हो जाता। ठीक है, इस बात को भी याद रखोगे। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये आपको प्रमेय में भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना, तो धैर्य रखो, वहां पर इसको हम प्रूव करके भी देखेंगे। बात क्लियर हुआ ये चीज या नहीं हुआ? ओके, चलिए अब आगे आते हैं। 3 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, एक पॉइंट आपको और भी याद रखना है कि 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त। साथ में आप नोट्स भी बनाते जाइएगा वरना बाद में सब भूल जाता है। ठीक है, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त, यानी अगर आपके पास 3 बिंदु दिए गए हैं तो उनसे होकर जाने वाला वृत्त कितना खींचा जा सकता है। तो याद रखना कि अगर हमारे पास 3 बिंदु दिए हैं तो उससे होकर जाने वाला वृत्त सिर्फ और सिर्फ एक वृत्त खींचा जाएगा। ऐसा मान लो एक बिंदु यहां पर दिया गया, एक बिंदु तुम कहीं पर भी ले लो, एक बिंदु कितना भी पास में ले लो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं। चलो मैंने यहां पर ले लिया, तो हमेशा इन तीनों बिंदुओं से होकर आप एक वृत्त का निर्माण कर सकते हो। हमेशा कहीं पर भी 3 पॉइंट ले लो, यहां पर ले लिए, यहां पर ले लिए, यहां ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। जब ये तीनों पॉइंट से होकर जाएगा तो वृत्त आपका कुछ इसी तरह से जाएगा, वो सारे पॉइंट्स को कवर करते चला जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से याद रखना कि 3 बिंदु से होकर सिर्फ और सिर्फ एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। ओके, क्लियर हो गया इस बात को भी। तो एक 3 बिंदुओं से होकर सिर्फ और सिर्फ खींचा जाने वाला एक वृत्त है। ओके, आइए आगे चलते हैं। समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसको हमने जान लिया, ये हो चुका ना केंद्र से। अब आते हैं समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां, इसको भी जान लेते हैं। तो समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां।
चलिए समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यानी कि अगर आपके पास कोई समान जीवाएं हैं तो ये भी एक कंडीशन बनती है, तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। ये मान लो एक वृत्त है और इसकी दो समान जीवाएं खींच लेते हैं। चलो हम दो जीवाएं इसमें खींच लेते हैं। एक जीवा मान लो एक समान ये खींचा, इसी के बराबर होनी चाहिए वो जीवा, ये मैंने खींच दिया और छोटी लग रही है, थोड़ा सा और ऊपर, ये ठीक है, नहीं बराबर दिख रही है, हाँ बराबर। और ये मान लो सर्कल का सेंटर है यहाँ पे, जो कि क्या है, सर्कल का सेंटर है O है। अब कहता है दो समान जीवाएं, मान लो ये AB जीवा है और ये PQ जीवा है। उसने कहा दो समान जीवाएं, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि कभी भी आपकी जो AB जीवा है वो बराबर हो जाएगी PQ जीवा के, हमने इस जीवा को इसके जीवा के बराबर खींचा है, तो उनकी केंद्र से दूरियों के बारे में, केंद्र से दूरियां, तो भाई इधर केंद्र से दूरी तो ये वाली होगी और इधर केंद्र से दूरी ये वाली होगी, है ना। तो मान लेते हैं ये यहाँ पर कोई m है पॉइंट, यहाँ पर कोई n पॉइंट है। तो अभी मैंने तुमको बताया था कि अगर कभी भी केंद्र से जीवा पर डाला जाता है लंब, तो वो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो यानी कि ये जीवा में ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर और ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर। अब जाहिर सी बात है अगर दोनों जीवाएं बराबर हैं तो इनके आधे आधे पार्ट भी बराबर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि केंद्र से दूरियां, तो याद रखना कभी भी अगर दो जीवाएं बराबर होती हैं, दो जीवाएं बराबर होती है तो उनकी केंद्र से दूरियां भी बराबर होती हैं। इस बात को जानते रहना, और ये बात आपको प्रमेय में भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इस बात को आपको अभी से ही याद रखना है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बोलिए। तो समान जीवाएं, यदि किसी वृत्त की समान जीवाएं होती हैं तो उनकी केंद्र से दूरियां भी समान होती हैं। तो समान जीवाओं की केंद्र से दूरियां भी समान होती हैं, इस बात को भी आप दिमाग में रख लो, ठीक है। बात क्लियर हुआ। तो एक वृत्त में जो जीवा होती है अगर वो बराबर है तो उनकी केंद्र से दूरियां बराबर होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर कि जो OM होगा वो बराबर होगा ON के, ठीक है। इस बात को भी जानते रहना, ये सारा कुछ जानते रहना, क्योंकि सब कुछ जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वहां पर एक एक पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ये सब जो प्रमेय बता रहा हूं, जो पॉइंट्स बता रहा हूं, ये सब वहां यूज होंगे। क्वेश्चन आपके पास इस तरह से बना देगा, बना दिया, कह देगा ये वाली और ये दोनों लेंथ बराबर है, दे दिया इसको, ये आपकी 10 मीटर है, दे दिया, और पूछेगा कि ये वाली दूरी बताओ, ये लो दिया, इसको है, पूछ इसको रहा है, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको कंडीशंस फॉलो अप करना पड़ेगा। भाई ये 10 दिया है, ये लंब है, तो जाहिर सी बात है ये इतना पार्ट क्या होगा, 5 हो जाएगा। अब इसको यहां से हम मिला देंगे, मिला दिए, कोई दिक्कत है, मैंने O को B से मिला दिया, तो ये आपकी त्रिज्या हो गई, और आपको पता है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा OB सबसे बड़ी होती है। बात क्लियर हुई। तो अगर ये सबसे बड़ी भुजा होती है तो इसमें से एक कुछ और भी देगा, या तो इसके केंद्र से दूरी दे देगा, या तो ये वाली साइड दे देगा, कुछ ना कुछ दे देगा। एक साइड मान लो, एक साइड ये वाली आपके पास 12 दे दिया है, तो अगर ये 12 है और ये 5 है, तो अब वो पूछेगा ये वाली साइड क्या होगी, इसको कैसे पूछेगा, ये लो 12 इसको दे दिया, ये वाली 5 दे दिया, और पूछेगा PQ की पूरी लेंथ बताओ, ये नहीं दिया, चलो इसको नहीं दिया है, मुझे ये कह दिया कि ON की जो लेंथ है वो 12 मीटर का है और ये BN जो है वो 5 मीटर है, तो कहेगा PQ की लेंथ बताओ, PQ की लेंथ क्या होगी, अब बता पाओगे। तो जाहिर सी बात है उसने ये कहा है कि जो AB है वो PQ के बराबर है, तो जब AB भुजा PQ के बराबर ही है और इस पर लंब है तो ये समद्विभाजित करता है, तो ये 5 है, तो पूरी कितने होंगे AB पूरी 10 हो जाएगी। जब ये पूरी 10 होगी तो हमें पता है कि AB PQ के बराबर है, इसलिए जब ये 10 है तो ये भी PQ भी 10 हो जाएगी। तो ये रूल्स तभी आप अप्लाई कर पाओगे बेटा जब आपको फार्मूला कंटेस्ट होगा, आपको इसके सारे रूल्स, इसके सभी जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं सब एकदम से आपके दिमाग में भेजे में रखे होंगे, तभी आप क्वेश्चन को यूज कर पाओगे। प्रेजेंट ऑफ माइंड वहीं पे काम करेगा आपका, वहीं पे आपको समझ में आएगा कि आपका जो समझाया गया है, आपकी मेमोरी पावर कितनी समझदार है, कितनी अच्छी है, कितना याद रखते हो, ये सब वहीं पता चलेगा। तो इस बात को तभी आप सत्य साबित कर सकते हो जब आप बार बार इस चीज को रिकैप करोगे। मेरे पढ़ाने के बाद घर पे आपको फिर से पढ़ना है इसको, जब आप इस चीज को फिर से पढ़ोगे तब आपके भेजे में एकदम बढ़िया से बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत, समान जीवा उनकी केंद्र से दूरियां, ओके। चलो अब आगे आते हैं, लगता है ये एक पार्ट में नहीं खत्म हो पाएगा, 2 पार्ट इसका बनेगा। चलो अगला पॉइंट आते हैं, समान केंद्र और उनकी केंद्र से दूरियां, ये तो हो चुका। अब है एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण।
अब जो चाप होता है उसके द्वारा जो अंतरित कोण होता है उसको भी जानना है। अच्छा बेटा एक चीज यहाँ पे और जान लेना, एक चीज जो अभी मैंने आपको जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण बताया था, तो उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि मैंने आपको उसी में बता दिया था। अगर आपके पास कभी भी एक वृत्त होगा, ठीक है ना, और वृत्त के ये जीवा द्वारा, तो मान लो ये जीवा है आपकी, ए बी है, इसके द्वारा अंतरित कोण, तो मान लो ये बिंदु पर अंतरित कोण है, फिर इस बिंदु पर भी अंतरित कोण है। तो ये जो अंतरित कोण बनाए गए हैं, ये अंतरित कोण जो है वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, वो इस भुजा PQ के द्वारा यहां पर बना है एक कोण, और इसी AB जीवा के द्वारा आपका यहां पर बना हुआ कोण है, तो इसे बोलते हैं जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। अब जो मैं बताने वाला हूं कि एक चाप के द्वारा अंतरित कोण, वो आपका अब बताने वाला हूं। फिर से मैं इसको वहीं बता दिया था, तो इसको भी आप जानते रहोगे। कभी भी किसी भी वृत्त में मान लो ये वृत्त है, और वृत्त के किसी भी सेंटर मान लो ये है, और कोई भी इसका एक चाप है, मान लो ये एक चाप AB है, ये मैंने एक चाप लिया है AB, और इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये अंतरित कर दिया, और उसी चाप द्वारा वृत्त के किसी भी पार्ट पर अंतरित कोण बना दिया जाता है। तो याद रखना कि ये वाला कोण O है, इसको मान लो C है, तो जो एंगल AOB होगा, कौन सा AOB, वो डबल होगा किसका, एंगल ACB का, ठीक है ना। इस बात को भी आप याद रखोगे कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसका ये वाला डबल होगा किसका, इस वाले एंगल का, या यूं कह लो कि ये वाला जो एंगल होगा वो यहाँ वाले एंगल का आधा होगा। बताओ अगर मैं कह दूं ये वाला एंगल आपका 100 डिग्री है, तो आप बता नहीं पाओगे ये वाला कि 50 डिग्री है। क्यों? क्योंकि एक ही चाप के द्वारा बने हुए दोनों कोण है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसी में एक पॉइंट और भी होता है, उसको भी जान लो कि कभी भी एक ही वृत्तखंड पर जो बने कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, इसको हटा देता हूं, और उस बात को भी आपको नोट करना है। तो नोट डालकर आप इस चीज को भी नोट डाउन कर लो कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण हमेशा बराबर होते हैं। जैसा मान लो कि ये मैंने एक वृत्त बना दिया, ठीक है ना, ये वृत्त, और एक ही वृत्तखंड के, मान लो सेंटर है इसका, मान लो ये आपका ए बी है पॉइंट, आपके पास ये ए है और ये बी, ठीक है ना, ये दो पॉइंट हमने ले लिए। अब इन्हीं पॉइंट के द्वारा मैंने ये वृत्त के यहाँ पर बना दिया एक कोण, ठीक है ना। फिर इसी वृत्तखंड के द्वारा मैंने देखो यहाँ पर बना दिया ये कोण, इसी वृत्तखंड के द्वारा ये मैंने बना दिया कोण। तो बेटा ये सारे कोण देखो इसी ए बी चाप के द्वारा ही बनाए गए हैं। मान लो ये P, ये Q है, ये R है, तो ये सारे एंगल आपस में बराबर होंगे, यानी एंगल P जो होगा, एंगल Q जो होगा और एंगल R जो होगा, ये तीनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सभी अगर आपसे पूछ दिया जाए 40 डिग्री है तो ये भी 40 ही होगा, ये भी 40 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों चाप जो होंगे, ये दोनों कंडीशंस जो होंगी बराबर हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब बच रहा है आपके दो पार्ट, एक तो चक्रीय चतुर्भुज और एक बच रहा है प्रमेय। इनको हम अगली वीडियो में सिद्ध भी कर लेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट्स होंगी, ठीक है ना। सारी सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, जो जरूरी चीजें हैं सिर्फ हमें वही पढ़ना है। फालतू की चीजों को पढ़ के दिमाग को खराब नहीं करना है, लोचा पोछा मारो सब में, ठीक है ना। तो बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक किसी भी लोचा हुआ हो, अभी भी कोई लोचा हो तो आइए उस पर पोछा मारते हैं। है कोई लोचा? नो लोचा देन नो पोछा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है ना। तो यहाँ तक की वीडियो को आप बढ़िया से देखो, पूरी वीडियो को स्किप नहीं किए हो, साथ में मेरे साथ आप यहाँ तक आए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा किए आप। मैं यही चाहता हूँ कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो, तब आपको पूरा वीडियो का मजा आएगा, ठीक है ना। और पढ़ाई ऐसे ही करते रहिए। बहुत जल्द हम लोग कोर्स के एकदम नजदीक पहुंचने वाले हैं। ये 10वां चैप्टर चल रहा है, जैसे ही 10 खत्म हो गया बस 5 चैप्टर और बचेंगे, आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद रिवीजन पे रिवीजन हम लोग करेंगे।
तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या? तो यहाँ तक किसी भी तरह का दिक्कत हुआ है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो को हम यहीं पे करेंगे फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम चक्रीय चतुर्भुज और प्रमेय को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको जानते रहना, ठीक है ना। अच्छा एक बात और भी जान लेना कि अर्धवृत्त पे जो बना कोण होता है वो समकोण होता है, उसको भी जान लेना। हमेशा याद रखना कि अर्धवृत्त पर, नोट इसको भी लिख लीजिए यहीं पे, अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। क्या होता है? समकोण, मतलब 90 अंश का होता है, ठीक है ना। इसको भी आप नोट कर लो। भाई अगर आपके पास कोई सर्कल है, जैसा मान लो ये सर्कल है, तो सर्कल का सिर्फ आधा पार्ट है, ये है सर्कल, और मैंने इस सर्कल का इसको यहाँ पे मिला दिया ऐसे, ठीक है ना। और मिलाने के बाद मैंने क्या किया, सर्कल का मिटेगा नहीं क्या ये वाला पार्ट, ये मिट गया, ये मैंने आधा पार्ट बना दिया। अब आपको तो पता है ना कि सर्कल का सेंटर होता है यहाँ पर, ये O है, मान लो ये A है, ये B है, तो सर्कल के आधा जो सर्कल होता है उस अर्धवृत्त पर बना कोण, तो A से मैंने ये खींच दिया और फिर A से ही मैंने यहाँ मिला दिया, तो यहाँ जो बनेगा 90 डिग्री। आप चाहते हो यहाँ पे ऐसे मिला के यहाँ पे मिलाने के लिए, तब भी आपको ये 90 डिग्री बनेगा। तो अर्धवृत्त पे बना कोण हमेशा 90 डिग्री ही होता है, इस बात को याद रखोगे, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पे करेंगे फिनिश। मिलेंगे आपसे जल्दी ही इसके नए वीडियो के साथ, नए इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो लाइक कर देना।